नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं बादवी पांडे, आपके साथ रुख करेंगे खबरों का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की है। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि ये एक दुखद घटना है। वह एक सरकारी अधिकारी हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें आश्वासन दिया है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच शुरू करेंगे और कार्यवाही शुरू करेंगे। उन्होंने ये बात 3 दिन पहले कही थी, लेकिन ये वादा पूरा नहीं हो रहा है। उनकी दोनों बेटियां, जिन्होंने अपने पिता को खो दिया है, बहुत ही दबाव में हैं। परिवार को 3 दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच का वादा किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। दिवंगत आईपीएस अधिकारी की बेटियां व्यथित हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सीएम नायब सैनी ने फैमिली को अश्योरेंस दी थी कि एक्शन लेंगे, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जो दोषी है उनकी अरेस्ट होनी चाहिए। राहुल गांधी ने आरोपी अधिकारियों को तुरंत अरेस्ट करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ये एक परिवार का मामला नहीं है, दलितों को प्रताड़ित करना गलत है। राहुल ने कहा है कि मेरी पीएम और हरियाणा सीएम से अपील है कि दोनों बेटियों से किए गए वादे को पूरा किया जाए, सरकार तमाशा बंद करे। और लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं, देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है कि आप कितने भी कामयाब हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, अगर आप दलित हो तो आपको दबाव में लाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है। ये हमें मंजूर नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के नेता होने के नाते मेरा मैसेज है कि प्रधानमंत्री और हरियाणा की मुख्यमंत्री इन 2 बेटियों से जो वादा कर चुके हैं वो पूरा करें। इन बेटियों के पापा का अंतिम संस्कार होने दीजिए और ये तमाशा अब बंद करिए। ट्रेजेडी हुई है। सरकारी ऑफिसर हैं और चीफ मिनिस्टर ने इनको कमिटमेंट दिया है, पर्सनली कमिटमेंट दिया है कि वो कार्रवाई शुरू करेंगे, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करेंगे और एक्शन इनिशिएट करेंगे। 3 दिन पहले कहा था। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है। और इससे जो इनकी 2 बेटियां हैं, मां पर, बट स्पेशली बेटियों पर जिन्होंने अपने पापा को खोया है, उन पर बहुत प्रेशर, बहुत दबाव, डिस्टर्बेंस होगी। हरियाणा सरकार ने आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की कथित आत्महत्या को लेकर विपक्ष के हमले और पूरन कुमार के परिवार द्वारा उन्हें परेशान करने के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग के बीच डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है। ये देर रात का घटनाक्रम राज्य सरकार द्वारा रोहतक के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया का तबादला करने के कुछ दिनों बाद हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली ने कहा, हाँ, सरकार ने डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया है। पूरन कुमार द्वारा कथित तौर पर छोड़े गए 8 पन्नों के अंतिम नोट में उन्होंने कपूर और बिजारनिया सहित 8 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों पर जाति आधारित भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान और अत्याचार का आरोप लगाया है। आईपीएस अधिकारी की पत्नी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अवनीत पी कुमार ने मांग की है कि कपूर और बिजारनिया का नाम उनके पति की आत्महत्या में कथित तौर पर सट्टेबाजी करने के लिए दर्ज एफआईआर में दर्ज किया जाए। पूरन कुमार का परिवार उनकी गिरफ्तारी की भी मांग कर रहा है। अधिकारी के परिवार ने अपनी मांगों के पूरा होने तक पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया है। 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को कथित तौर पर खुद को गोली मार ली थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है और पिछले कुछ दिनों में कई राजनीतिक नेताओं ने कुमार के परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं जताई हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मंगलवार को अधिकारी के परिवार से मिलने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सोमवार को यहां परिवार से मुलाकात की है और कहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आश्वासन दिया है कि मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है और कार्यवाही की मांग कर रहा है।
आपको बता दें कि तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इनोले प्रमुख अभय सिंह चौटाला और पंजाब के वित्त मंत्री और एएपी नेता हरपाल सिंह चीमा उन विपक्षी दलों के नेताओं में शामिल थे जिन्होंने सोमवार को पूरन कुमार के सेक्टर 24 स्थित आवास का दौरा किया था। विक्रमार्क ने कहा कि वो चंडीगढ़ में पूरन कुमार के परिवार को सांत्वना देने आए थे जो दक्षिणी राज्य से थे। उन्होंने कथित आत्महत्या को बेहद दुखद बताया है और मांग की है कि सरकार कुमार के मृत्यु पूर्व बयान यानी कि अंतिम नोट में नामित अधिकारियों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही करे। कांग्रेस नेता ने मांग की है कि सरकार पूरन कुमार के मृत्यु पूर्व बयान पर कार्यवाही करे और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करे। इस बीच मृतक अधिकारी के परिवार के लिए न्याय मांगने के लिए गठित 31 सदस्यीय समिति ने रविवार को कपूर और बिजारनिया के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनी राम शांडिल के साथ 26 नई उन्नत जीवन रक्षक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। नए एम्बुलेंस को राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। सुक्खू ने इसके अलावा यहां अपने सरकारी आवास से 60 दिवसीय तंबाकू मुक्त युवा अभियान की भी शुभारंभ कर दी है। ये एम्बुलेंस 19 जीवन रक्षक स्वास्थ्य उपकरणों से सुसज्जित है जिनमें परिवहन वेंटिलेटर, ईसीजी मशीन, आपातकालीन एम्बुलेंस बैग, ऑक्सीजन सिलेंडर और रक्तचाप निगरानी मशीन भी शामिल है। इन एम्बुलेंस पर आपातकालीन चिकित्सा देखभाल के लिए चिकित्सा तकनीशियन 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे और ये एम्बुलेंस सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, जिला अस्पतालों, सिविल अस्पतालों और अन्य दूरस्थ स्थानों पर आपात स्थिति के दौरान मरीजों के लिए तैनात की जा रही है। सुक्खू ने कहा है कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और स्वास्थ्य संस्थानों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये नई उन्नत जीवन रक्षक एम्बुलेंस निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाएगी। अभियान की सफलता के लिए स्वास्थ्य विभाग को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश भर में जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। उन्होंने कहा कि ये युवाओं को अन्य नशीले पदार्थों के अलावा तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए राज्य सरकार की एक और महत्वपूर्ण पहल है। ये अभियान 8 दिसंबर 2025 तक 60 दिनों तक चलेगा, जिसमें जागरूकता, रोकथाम और तंबाकू नियंत्रण कानूनों के सख्त पालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि तंबाकू भारत में हर साल 13.5 लाख से अधिक लोगों की जान लेता है और कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों की समस्याओं जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ई सिगरेट और हुक्का बार सहित सभी प्रकार के तंबाकू के उपयोग को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी उपायुक्त, डीसी विभागों और स्थानीय निकायों को इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करने और प्रत्येक स्कूल और गांव को तंबाकू मुक्त बनाने का भी निर्देश जारी किया है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से इस अभियान को सफल बनाने का आग्रह किया है और तंबाकू सेवन से दूर रहने के लिए भी जागरूकता की शपथ दिलाई है। देखिए, हेल्थ सिस्टम में हमने कहा है कि जो हेल्थ का सेक्टर है उसकी प्रायोरिटी हमारी सरकार की है और निश्चित रूप से अभी हमने 200 डॉक्टरों की भर्ती की, स्पेशलिस्ट की भर्ती की, मेडिकल टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं और ये लेटेस्ट एडवांस्ड 26 एम्बुलेंसेज सारे विभिन्न बीएमओ ऑफिस में भेजी गई है और सब जगह अब हमारे जो एम्बुलेंसेज है एडवांस, उसमें कुछ जगह अगर कहीं रह गई होगी तो उसको भी पूरा किया जाएगा और युवा नशे से दूर रहे, तंबाकू से दूर रहे, इस सिलसिले में एक आज जागरूक रैली का भी आयोजन किया गया है और उस आयोजन के माध्यम से युवाओं को तंबाकू मुक्त और नशे से मुक्ति के लिए इस प्रकार का आयोजन आज किया गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान के दौलत सिंह पार्क में हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है। कांग्रेस संसदीय दल यानी सीपीपी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रतिमा का उद्घाटन करने के बाद
अपनी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ दिवंगत नेता को पुष्पांजलि अर्पित की है और 6 फुट ऊंची कांस्य की ये प्रतिमा हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार, महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं की प्रतिमाओं के पास स्थापित की गई है। कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी है और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए थे। इस प्रतिमा का निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वी सुतार और उनके बेटे अनिल राम सुतार से जुड़ी एक कंपनी ने 40 लाख रुपए की लागत से किया है, जिसमें 24 लाख रुपए निर्माण पर और 16 लाख रुपए इसे स्थापित करने पर खर्च किए गए हैं। राम सुतार वही कलाकार हैं जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 फुट ऊंची प्रतिमा बनाई है। गुजरात में स्थापित ये प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से प्रसिद्ध है। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह रामपुर बुलंदशहर राजघराने के वंशज थे। उन्होंने पहली बार 8 अप्रैल 1983 को मुख्यमंत्री का पद संभाला था। इसके बाद अगले 4 दशकों तक वे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने 5 बार और मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है और लंबी बीमारी के कारण 2021 में उनका निधन हो गया था। उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह राज्य पार्टी प्रमुख हैं और उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री हैं। प्रतिमा अनावरण और उसके बाद आयोजित रैली का आयोजन विक्रमादित्य सिंह ने किया है, जो राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पहले प्रतिमा का अनावरण वीरभद्र सिंह की जयंती पर 23 जून को होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था और इस कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ता और आम लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई थी और लगभग 400 पुलिसकर्मी इसमें तैनात किए गए थे। आपको बता दें कि यातायात और पार्किंग के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए थे और शहर को 5 सुरक्षा क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। शहर के अंदर परिवहन यूटिलिटी वाहनों और भारी वाहनों की आवाजाही दोपहर 3 बजे तक रोक दी गई थी। वहीं प्रतिमा के अनावरण के मौके पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, सचिन पायलट और दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे। राज्य में पार्टी के प्रभारी रजनी पाटिल और कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला भी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए वहां पर शामिल हुए थे। आउटसोर्स आधार पर नियुक्त यंग प्रोफेशनल्स की सेवाओं को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने तत्काल बहाल करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं HPCL के चीफ इंजीनियर विमल नेगी के शव की जांच के दौरान मिली पेन ड्राइव गायब करने के मामले में आरोपी ASI पंकज कुमार को जमानत नहीं मिली है। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के तहत आउटसोर्स आधार पर नियुक्त यंग प्रोफेशनल्स की सेवाओं को राज्य हाईकोर्ट ने तत्काल बहाल करने के आदेश दिए हैं। परियोजना के कार्यकाल की अवधि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ जाने के कारण जिनकी सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई थी, उन्हें न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने बहाल कर दिया है। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम से परियोजना अवधि के विस्तार की मंजूरी न मिलने के कारण याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को 3 अप्रैल 2025 के कार्यालय पत्र के माध्यम से बंद कर दिया गया था। वहीं याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति यंग प्रोफेशनल्स के रूप में अक्टूबर 2018 के कार्यालय पत्र के तहत आउटसोर्स आधार पर परियोजना अवधि के लिए की गई थी, जो एशियाई विकास बैंक यानी ADB के फंड पर निर्भर थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत 20 जून के कार्यालय पत्र के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर परियोजना की अवधि को 6 महीने के लिए 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था। याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त नहीं किया गया था, बल्कि केवल परियोजना अवधि के विस्तार की मंजूरी न मिलने के कारण उसे बंद किया गया था और अब परियोजना अवधि को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। इसलिए न्यायालय ने प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं को यंग प्रोफेशनल्स के रूप में तत्काल प्रभाव से उन्हीं नियमों और शर्तों पर फिर से तैनात करने का निर्देश दे दिया है। मुख्य याचिका पर विचार के लिए मामले को 2 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया गया है। पंजाब सरकार ने गंगा एक्रोवूज की 637 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब को फिर से औद्योगिक शक्ति बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। ये निवेश टेक्सटाइल सेक्टर में किया जाएगा, जिससे हजारों परिवारों को फायदा पहुंचेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ये परियोजना राज्य सरकार की इन्वेस्ट पंजाब पहल की
एक और बड़ी सफलता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार का लक्ष्य है कि राज्य को एक बार फिर देश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाया जाए। गंगा एग्रोवूल्स की ये परियोजना पंजाब के युवाओं के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर लेकर आएगी और टेक्सटाइल सेक्टर में ये निवेश पंजाब की पुरानी औद्योगिक पहचान को एक नया जीवन प्रदान करेगा। राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि ये प्रोजेक्ट न सिर्फ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा बल्कि पंजाब को टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के नक्शे पर एक प्रमुख स्थान भी दिलाएगा। पंजाब सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में निवेशकों के लिए माहौल बेहद आसान बना दिया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, जमीन की उपलब्धता और बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार से उद्योगपति पंजाब की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वहीं गंगा एग्रोवूल्स का यह निर्णय भी इसी सकारात्मक माहौल का परिणाम बताया जा रहा है। कंपनी को पंजाब में कुशल श्रमिक, बेहतर बुनियादी ढांचा और सरकारी सहयोग मिलने की उम्मीद है। ये परियोजना पंजाब की अर्थव्यवस्था में टेक्सटाइल सेक्टर के योगदान को कई गुना बढ़ा देगी। राज्य सरकार का मानना है कि टेक्सटाइल उद्योग पंजाब की ताकत रहा है और इस क्षेत्र में नए निवेश से राज्य का निर्यात भी बढ़ जाएगा। वहीं 637 करोड़ रुपए का ये निवेश पंजाब की जीडीपी में भी सीधा योगदान देगा और स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने में भी इससे मदद मिलेगी। गंगा एग्रोवूल्स एक प्रतिष्ठित भारतीय कंपनी है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपनी गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। कंपनी का पंजाब में निवेश करने का फैसला ये दर्शाता है कि राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियां अब काम कर रही हैं। ये न सिर्फ एक भारतीय एमएनसी का निवेश है बल्कि पंजाब की घरेलू औद्योगिक ताकत को मजबूत करने का भी एक स्पष्ट उदाहरण है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कार्यकारिणी कमेटी की बैठक प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई है। वहीं बैठक में प्रधान के चुनाव के लिए 3 नवंबर को जनरल इजलास बुलाने का निर्णय लिया गया है। तेजा सिंह समुंदरी हॉल में होने वाले इजलास में एसजीपीसी प्रधान, उप प्रधान सचिव आदि प्रमुख पदों के लिए चुनाव करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सेवाएं प्रदान कर रही है। बैठक में राहत सेवाओं की समीक्षा की गई है। उन्होंने बताया है कि एसजीपीसी ने बड़े पैमाने पर लंगर, जरूरी वस्तुएं, मेडिकल सुविधाएं और डीजल मुहैया करवाया है। अब किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज मुहैया कराने का काम शुरू किया जा रहा है। इसके लिए गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब, डेरा बाबा नानक और गुरुद्वारा बाबा बूढ़ा जी रामदास, गुरुद्वारा श्री बेर साहिब सुल्तानपुर लोधी और गुरुद्वारा श्री जामनी साहिब बाजिदपुर फिरोजपुर समेत कई केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने अपील की है कि 10 एकड़ से कम रकबे वाले प्रभावित किसान इन जगहों पर अपना नाम दर्ज करवाएं। उन्होंने बताया है कि जिन गुरुघरों में पानी घुस गया है उनकी सूची प्रचारकों के माध्यम से तैयार करवाई जाए और जल्द ही गुरुद्वारा साहिबान को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि भेज दी जाएगी। एआई की मदद से गुरबाणी, सिख इतिहास, धार्मिक प्रतीकों और गुरु स्थानों की बेअदबी व अन्य सिख विरोधी गतिविधियों को रोकने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। इस काम के लिए इंटरनेट और साइबर अपराध के कानूनी विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जाएंगी। एक डिजिटल टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा। वहीं एसजीपीसी गुरबानी, सिख सिद्धांतों और सिख इतिहास और शिष्टाचार से संबंधित एक डिजिटल डेटा बैंक बनाएगी। और धामी ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट 15 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह रजवाड़ा की फांसी की सजा मामले में सुनवाई नहीं करेगा। 15 अक्टूबर को केस लिस्ट नहीं हुआ है और अनुमान है कि इस मामले को आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले को ध्यान में रखते हुए एसजीपीसी का शिष्टमंडल मंगलवार को बलवंत सिंह रजवाड़ा को जेल में मिलने पटियाला जाएगा, जिसकी अनुमति उन्हें मिल चुकी है। इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।